नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज मैं हायर पेंशन से रिलेटेड एक ऐसा इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं जो शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी हायर पेंशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों आपको शायद पता नहीं होगा कि हायर पेंशन लेने के लिए जो आपने पैसा भरा था और जो आपको एरियस और पेंशन मिल रहा है, इसके कैलकुलेशन के लिए जो वेज डिटेल्स यूज किए गए वो डिफरेंट थे, जहां पर आपको नुकसान हो रहा था। और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जब इशू निकला तो ये बहुत बड़ा इशू निकलकर सामने आया था। अब दोस्तों बात ऐसी है कि जब आपको हायर पेंशन मिलने के लिए डिमांड लेटर आया होगा तो आपको एक वेज कैलकुलेशन करके दिया था कि भाई आपकी ये बेसिक है, ये डीए है और इसके हिसाब से आपको इतना इतना पैसा वापस करना है। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में वेज डिविजन्स हुए थे, पे कमीशंस लगे थे, तो डीए बढ़ गए थे बहुत बार में, तो कहीं बेसिक बढ़ गया था तो कहीं डीए बढ़ गया था। तो ये सब जो अपोर्शनमेंट होता है कि भाई मतलब जो भी बढ़ी हुई वैल्यू है उसको फिगर्स के साथ में एडजस्ट करना होता है और उसके हिसाब से हर महीने का आपका एवरेज बेसिक प्लस डीए निकलता है, जिसके हिसाब से ईपीएफओ ने पैसा आपसे लिया था। अब इसमें कुछ कुछ कंपनीज में बोनसेस मिलते हैं, तो जो बोनसेस मिलते हैं वो भी सैलरी का पार्ट होता है, तो उसके ऊपर भी पीएफ कटता है, तो जब पीएफ कटता है तो ईपीएस भी कटता है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होंगे। तो ऐसा समझिए कि जो आपका रेगुलर वेज स्ट्रक्चर है बेसिक प्लस डीए का, इसमें अगर किसी भी तरह की हटके एक्टिविटी हुई है, कोई वेज डिवीजन हुआ है, पे रिवीजन हुआ है, डीए बढ़ गया है, बोनस मिल गया है, तो उसके जो फ्लक्चुएशंस आपके सैलरीज में आते हैं उसको कहीं ना कहीं नोट करना होता है। और ईपीएफओ ने इन सारी चीजों को नोट करके आपसे रिफंड का पैसा लिया था, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई जितनी मेरी सैलरी थी, क्योंकि मैं एक्चुअल वेजेस पे पैसा देना चाहता था और मुझे एक्चुअल वेजेस पे पेंशन चाहिए थी, तो भाई मैंने वो पैसा दिया और ईपीएफओ ने पैसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। लेकिन जब आपको पेंशन देने की बारी है तो जो आपकी पेंशनेबल सैलरी आती है उसमें जो आपका फिक्स्ड बेसिक प्लस डीए का वेज स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ केसेस में सिर्फ और सिर्फ वैसा ही स्ट्रक्चर लिया गया। ये जो अपॉर्शनमेंट होता है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा है वेज डिवीजन का बोलिए या बोनसेस का मिलिए, ये उसमें कंसिडर नहीं किया गया। तो आप समझ रहे हैं कहां पर डिस्क्रिपेंसी आ रही है। एक जगह जब आपसे पैसा लिया गया तो डिफरेंट तरीके से आपकी वेजेस कैलकुलेट की, वही दूसरी जगह जब आपको पैसा दिया गया तो डिफरेंट तरीके से वेजेस कैलकुलेट की गई है, और इसमें डिफरेंस है। और ये डिफरेंस से हुआ क्या, डिफरेंस से आपको हो गया लॉस, क्योंकि आपकी पेंशनेबल सैलरी कम कैलकुलेट हुई और इसीलिए जो आपकी मंथली पेंशन है वो कम बन रही है। अब एक मोटा मोटा तौर पर अगर मैं बताऊं, अगर किसी व्यक्ति ने समझ लीजिए 48 लाख रुपए के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होना चाहिए था, तो ईपीएफओ ने जब उसका पैसा लिया तो अराउंड 49-50 लाख रुपीज उससे लिया। लेकिन जब उसकी पेंशनर सैलरी का कैलकुलेशन किया तो वो जो सैलरी कंपोनेंट था ओवरऑल वो आया तकरीबन 48-48.5 लाख। तो ये जो 1.5 लाख रुपीज का डिफरेंस है, इसके वजह से उसकी सैलरी कम हुई थी। और ये फिगर कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा हूं मैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये केस गया कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेजेस व्हिच हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर टेकिंग द मनी एंड गिविंग द मनी। तो ये जो डिफरेंस है इसके लिए लोग कोर्ट में गए हैं, और जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में उन्होंने फिगर रखा कि सर मैंने जब पैसा भरा तो 49.5 लाख से अराउंड 50 लाख के आसपास का पैसा भरा, और जो मुझे जो पैसा मिल रहा है वो किस बेसिस पे मिल रहा है, 48 एंड हाफ की बेसिस पे। तो ये जो डिफरेंस है ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर एक तरीके से लिया गया तो उसी तरीके से मुझे पैसा देना चाहिए, और वो लोग केस जीत गए। और जीत गए तो जीत गए, जो जजमेंट आया वो जजमेंट आया जजमेंट इन रेम, जो सिर्फ उन पिटिशनर्स को नहीं बल्कि पैन इंडिया सबको अप्लीकेबल हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाई कोर्ट में जो केसेस जाते हैं वो जनरली उन पिटिशनर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो पैन इंडिया अप्लीकेबल होता है, लेकिन हाई कोर्ट भी अगर चाहे तो जजमेंट इन रेम डिक्लेयर करके बोल सकता है कि जिन जिन लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम है, हमारे कोर्ट में जितने लोग आए एक प्रॉब्लम लेके आए, अगर वैसा ही प्रॉब्लम किसी और को है और वो अगर कोर्ट में नहीं आया है तो भी उसको ये जजमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा और वो इसका फायदा ले सकता है। तो दोस्तों जिन जिन लोगों की पेंशन स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको बता दे रहा हूं आपके कैलकुलेशन में डिफरेंस हो सकता है। इनफैक्ट 99% चांस है कि डिफरेंस होगा ही, क्योंकि जब एक आदमी के लिए सिमिलर चीज फॉलो की गई है तो दूसरे के लिए भी ईपीएफओ ने सिमिलर ही चीज फॉलो की होगी। तो दोस्तों आपको लाख रुपए के ऊपर या 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपको कम पेंशन मिल रही होगी, और ये पेंशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आपको डिफरेंस मिल भी जाएगा तो ये आपकी पेंशन बनेगी 250-300 रुपए से बढ़ेगी, लेकिन 250-300 रुपए भी आप क्यों खोएंगे। आप सोचिए 250-300 रुपए हर महीना, हर साल में 12 महीने होते हैं, और अगर आप यहाँ से 10 से 15 साल जिंदा रहेंगे
फिर आपके बाद जो आपकी स्पाउस होंगी उनको भी पेंशन मिलनी है। तो हम 20 से 25 साल की बात कर रहे हैं, तो जो हमको लाख 2 लाख रुपए ओवर 25 ईयर्स मिलने वाले, तो हम क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको लेने का जो तरीका बहुत आसान है, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से इस जजमेंट का हम फायदा ले सकते हैं और किस तरह से जो डिस्क्रिपेंसी है इसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो हमारी नुकसान भरपाई हो सकती है। तो दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको 2 पीडीएफ दिए, एक है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जजमेंट और दूसरा है दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है, ब्लैंक से फिलअप कीजिए, साइन मारिए, दोनों को चिपकाइए। जहां से भी आपका जिस भी किसी ईपीएफओ ऑफिस से आपका पीपीओ इशू हुआ है वहां पर जाके फॉर्म दे दीजिए। कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट ने बोला है सबको एप्लीकेबल है तो उनको लेना होगा। और दोस्तों, ये पूरी एक्टिविटी आपको 3 महीने के अंदर करनी है, क्योंकि जजमेंट आया था 27 मई 2026 को और मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया 3 महीने का। जो भी 3 महीने के बाद अप्लाई करेगा शायद उसको ये कोर्ट का जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बिल्कुल अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो कल ही आप पहले ये काम कर दीजिए, कल ही जाके ईपीएफओ ऑफिस में जाके अपना ये फॉर्म दे दीजिए। अब जब आप ये फॉर्म देंगे तो एक्नॉलेजमेंट लेना मत भूलिएगा। अगर वो लोग एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप रजिस्टर पोस्ट से भी अलग से भेज दीजिए एक बार कॉपी, और वो जो रजिस्टर पोस्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है उसको अपने पास रखिएगा। और फिर करना यह है कि अगर उन्होंने एक्नॉलेजमेंट फिजिकल नहीं दिया हुआ है, हमको रजिस्टर पोस्ट से भेजना है, एक आरटीआई दायर करना है, उसमें जो रजिस्टर पोस्ट की स्लिप है ये अटैच करनी है और पूछना है कि भाई मैंने जो आपको रजिस्टर पोस्ट से मिला था ये आपको मिला, और मिला तो इसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया। और ईपीएफओ को 30 दिन के अंदर उनको रिप्लाई करना होगा, और वो रिप्लाई करेंगे क्योंकि वो बाउंड है लॉ से। और जब वो रिप्लाई करेंगे तो उसी को आप एक्नॉलेजमेंट के तौर पे अपने पास रख लीजिए कि भाई आपका एप्लीकेशन मिल गया, बस आपका काम यहां पर खत्म हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईपीएफओ इसके ऊपर एक्शन लेगा या नहीं लेगा। तो चलिए पेसिमिस्टिक तौर पे सोचते हैं कि नहीं लेगा, तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपने तो कोशिश की, जजमेंट आया था, आपने कोशिश की, और अगर मिल गया तो फायदा होगा, और नहीं मिलेगा तो नुकसान तो कोई खास होना नहीं है। बस 5 रुपए का एक प्रिंट आउट आपका जाएगा, 20-30 रुपए का आपका रजिस्टर पोस्ट जाएगा। पर सोचिए अगर आपको मिल गया, 50% चांस भी अगर आपको मिल जाने का, तो कितना फायदा होगा। क्योंकि अगर इंडिया में एक आदमी को मिलेगा तो सबको देना पड़ेगा, प्रेसिडेंस हो जाएगी, और प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी के तौर पर ईपीएफओ को सबको देना पड़ेगा। और ईपीएफओ उन लोगों को तो देगा ही देगा जिनके लिए जजमेंट आया था, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर बाउंड है। समझ लीजिए ईपीएफओ ने इसको हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच में चैलेंज कर दिया और बोला कि स्टे आ जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 3 महीने का जो पोर्शन है इसमें जो फॉर्म देंगे वो बाद में ये लड़ सकते हैं कि डिवीजन बेंच का जजमेंट अगर हमारे फेवर में आ गया तो भाई हमने तो टाइम पे एप्लीकेशन दिया था। कल ईपीएफओ को ये नहीं बोल सकता कि आपने तो एप्लीकेशन नहीं दिया था। तो दोस्तों, अपना एप्लीकेशन दे के रख दीजिए, और ये एक ही एप्लीकेशन में आपको 3 फायदे कराऊंगा मैं। पहले तो ये जो वेज डिफरेंशियल है इसका हो जाएगा। दूसरा, जो प्रोराटा बेसिस है वो भी फॉर्मूला हट गया इसी जजमेंट के तहत, वो भी मैंने इसमें लिख दिया है, तो वो भी आपका हट जाएगा। आपकी पेंशन वहां पर 12 से 15% बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो आपको एरियस मिला है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है, उसके लिए भी लेटर दोस्तों सेम ही है। बस आप इसको यूज कीजिए और कर दीजिए। आधे से ज्यादा काम मैंने आपका कर दिया है, बस भरना और आपको सबमिट करना है। ये आधा काम आपके फायदे के लिए आपको करना होगा। इग्नोर मत कीजिएगा, भले ही आपको सिस्टम पे भरोसा नहीं हो, भले ही आप बहुत पेसिमिस्टिक आदमी हो, लेकिन फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस फॉर्म को भरिए और सबमिट करके आइए। अगर 2% चांस भी है फायदा होने का तो चांस लीजिए। जिंदगी में ऐसे रिस्क लेने चाहिए जिसमें एक्चुअली कोई रिस्क नहीं है, इसमें फायदा होने का ही चांस है, नुकसान होने का तो कोई चांस नहीं है। तो डेफिनेटली दोस्तों इसका फायदा लीजिए। अगर आपको मेरा सजेशन पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इट इज अ गुड सजेशन। अगर लगता है कि बुरा है तो बोल दीजिएगा कि इससे बुरा सजेशन मैं दे ही नहीं सकता था, वो आपका फीडबैक भी मान्य होगा। दोस्तों, हमारी कोशिश चलती है कि सीनियर सिटीजन का जितना फायदा करा सके हम कराएं, क्योंकि उनके लिए कोई और तो वीडियोस नहीं बना रहा है, हम बनाते हैं। इससे वैल्यू एडिशन आपकी जिंदगी में होगा जरूर। और दोस्तों, आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब हमारी संख्या बढ़ती है तो सीनियर सिटीजन्स की एक यूनिटी दिखती है, और फिर जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या जो स्कीम्स आपके फायदे के लिए होती है उनके ऊपर प्रेशर बनता है कि हाँ भाई, इतने लोगों का बैकिंग है इस चैनल को, इतने लोग देखते हैं इस चैनल को, हमको अच्छा काम करना चाहिए। जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोग दुआएं देंगे, ये उनको भी पता चलता है। दोस्तों, वैल्यू एडिशन में हमारी कोशिश रहती है कि हर वीडियो को ईपीएफओ ऑफिशियल तक पहुंचा दिया जाए, ताकि उनको पता चले कि लोग कितना परेशान है और उनकी वो परेशानी सॉल्व हो सके। और इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आपने अगर आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।